गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर थी अक्टूबर 2024 की, तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टैक्सेशन मतलब ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन पेपर सेकंड, यानी कि टैक्सेशन की जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशन है, तो ये वीडियो टैक्सेशन या फिर इनकम टैक्स का सब्जेक्ट जिनके सिलेबस में है वो सभी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड ग्रॉस टोटल इनकम। इस तरह के 4 टॉपिक के प्रॉब्लम जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एमबीए के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, देन डीटीएल के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, एमकॉम के जो अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ टीवाई बीकॉम के लिए नहीं है, तो सभी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के लिए है जिनके सिलेबस में टैक्सेशन का पेपर है या फिर इनकम टैक्स का पेपर है। तो वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को ये मेरी इंस्ट्रक्शन है कि आपका सिर्फ टॉपिक देखिए और वो टॉपिक प्लेलिस्ट में देखिए। वो किस क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपना सिलेबस देखिए, क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस चेंज होता जाता है और जो टीवाई बीकॉम में होगा वो शायद एसवाई में चला जाएगा टॉपिक, या फिर एफवाई में चला जाएगा, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होता, प्रॉब्लम चेंज नहीं होता, उसका सॉल्यूशन जो सॉल्व करते हैं हम उसकी मेथड चेंज नहीं होती है। सो आप प्लेलिस्ट देखिए, आपका सिलेबस देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे वो अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका टॉपिक देखिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक की वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार जो है वो क्लास चेंज होता जाएगा। तो सिर्फ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं, तो ऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी प्लेलिस्ट में से आपका टॉपिक चूज कीजिए और उस प्लेलिस्ट में से आप जो वीडियोस मैंने पोस्ट की है वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2024 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर मैंने पहले पूरी डाली है और बाद में उसका 1 बाय 1 टॉपिक का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो ये 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। 364 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स के लिए था, डिफाइन द टर्म्स। तो ये मैंने टर्म की सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। जिन स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है उन स्टूडेंट को इसका फायदा हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी पोस्ट की थी जहां पर मैंने सभी टर्म्स एक्सप्लेन की थी और कौन सी टर्म्स पूछी जाती है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हमने पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी 5। तो 2 मार्क्स के लिए एक टर्म थी। तो यहाँ पर जो मार्किंग है वो मैंने जिस स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर ली है उसने ये मार्किंग की है, तो मार्किंग कंसिडर मत कीजिए, आप सिर्फ देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट नोट थी एनी 2, 10 मार्क्स के लिए थी शॉर्ट नोट्स, कौन सी भी 2 शॉर्ट नोट। तो इसकी भी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 से लेकर 2 में जो ए बी एंड सी ऐसे 3 है, तो उसमें से कौन से भी 2 सॉल्व करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन से भी 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने थे। तो उसमें से एक प्रॉब्लम था सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी का, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एंड तीसरा था इनकम फ्रॉम बिजनेस का। तो इनमें से आपको कौन से भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, लेकिन वीडियो में हम सभी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सैलरी का प्रॉब्लम है, देन ये हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये बिजनेस का प्रॉब्लम है। तो इन तीनों में से आपको कौन से भी 2 सॉल्व करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको 16 मार्क्स के लिए इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम वो पूछा गया था। कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ओल्ड एंड न्यू ये बोथ रिजिम से आपको पूछी गई थी। तो असेसमेंट ईयर था 2024-25 का। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम 16 मार्क्स के लिए था। अभी हम क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर आपको पूरी तरह से दिखा दी है। तो मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ सैलरी का प्रॉब्लम। तो सैलरी का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का और बिजनेस का प्रॉब्लम बहुत ही छोटा था, तो वो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो सकता था।
तो देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी दी गई है 40,000 पर मंथ, तो हमें 40,000 पर मंथ है, इसको इंटू 12 करके लेना है क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। देन डियरनेस अलाउंस है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हमें हमारी ये जो बेसिक की अमाउंट आएगी उससे के हम 50% अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पर 40,000 इंटू 12 करने के बाद 4,80,000 आएंगे, उससे 50% मतलब 2,40,000 हम डियरनेस अलाउंस लेंगे। तो यहाँ पर एडमिशिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ या फिर अगर हमें हाउस प्रॉपर एचआरए का कैलकुलेशन करना होगा तो डियरनेस अलाउंस एक तो परसेंटेज में चाहिए या फिर एडमिशनेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा ब्रैकेट में आना चाहिए, तो इसलिए ये गिवन है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें एचआरए का कैलकुलेशन नहीं था, आरपीएफ का भी कैलकुलेशन नहीं था। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,500 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल है। हम 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट लेंगे। देन है टिफिन अलाउंस 500 पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। 500 इंटू 12 करके हम टिफिन अलाउंस लेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एंड हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, एसपीएफ मीन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, लेकिन जो एसपीएफ होता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। यूआरपीएफ एंड एक्सपीएफ जो होता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पर हम 10% निकाल के उसमें से सिर्फ उतनी अमाउंट माइनस कर देंगे, आउटर में नील लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली हम नील लिख देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ही इज प्रोवाइडेड विथ 1,800 सीसी कार बाय कंपनी, उनको एसएससी को कंपनी ने 1,800 सीसी की कार दी है, तो यानी कि ये 1,600 सीसी से ज्यादा है। पहले ये देखना होता है कि 1,600 से ज्यादा है या कम है, क्योंकि 1,600 का लिमिट है। ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी आर मेड बाय फैक्ट्री, तो ड्राइवर्स की सैलरी के साथ साथ बाकी सभी खर्च जो है वो कौन दे रहा है? तो कंपनी दे रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सैलरी है ड्राइवर की वो कौन दे रहा है? तो कंपनी दे रही है, तो ड्राइवर की सैलरी के 900 हम प्लस करेंगे। पहले तो कार 1,600 सीसी से ज्यादा है, ड्राइवर की सैलरी कंपनी दे रही है तो ड्राइवर सैलरी के 900 लेंगे हम। और कार यूज फॉर ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट पर्पस, तो कार बोथ पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो वैल्यूएशन होगा 2,400 पर मंथ, ये हो गया कार का। और उसके साथ ड्राइवर की सैलरी 900 हम ऐड कर देंगे, वो भी पर मंथ होती है। सो 2,400 प्लस 900 करके उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो उतना क्या आएगा? वैल्यूएशन आएगा। अभी नेक्स्ट जो है वो दिया गया है कि उन्हें एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ फर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब फर्नीचर के साथ। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दी गई है 50,000, यहाँ पर हम वैल्यूएशन निकालेंगे। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए द रेंट पेड बाय कंपनी बोला है, मतलब कंपनी का वो खुद का एकोमोडेशन नहीं है, हाउस नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया है? रेंट पर लेकर एम्प्लॉय को दिया है। तो यहाँ पर जब रेंट पर लेकर कंपनी देती है हाउस एम्प्लॉय को, तो वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी लिया जाता है। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक इंक्लूड होता है, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, देन फीस इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसमें हमें बेसिक दिया गया है, डियरनेस अलाउंस दिया गया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है एंड टिफिन अलाउंस है। तो हम इंक्लूड करते वक्त सिर्फ इतने 4 आइटम टोटल करेंगे और उसके ऊपर 15% निकालेंगे, और देन उसमें हम फर्नीचर के 10% जो है 5,000 वो ऐड कर देंगे। वो मैंने सोल्यूशन में आपको बताया है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। देन प्रोफेशनल टैक्स दिया गया है 2,500, जो अंडर सेक्शन 16 माइनस होगा। तो पहले हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मिस्टर अनिल जो अकाउंटेंट है। तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर अनिल असेसमेंट ईयर 2024-25। तो पहले हमने ली बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 4,80,000। देन हमने लिया डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक, यानी कि 4,80,000 की 50% मतलब 2,40,000। देन हमने लिया एंटरटेनमेंट अलाउंस जो प्रॉब्लम में दिया था 1,500 पर मंथ, तो इंटू 12 करके हमने अमाउंट ली है 18,000। टिफिन अलाउंस जो है 500 पर मंथ था, तो 500 इंटू 12 6,000। अभी यहाँ पर जो वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन है इसके लिए मैंने नोट दी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट दी है, वर्किंग नोट में हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट किया है।
जैसे कि मैंने बताया था कि जो एकोमोडेशन है वो रेंट पर दिया गया है, सो एकोमोडेशन जो है वो नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, सो वैल्यूएशन इज 15% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि सैलरी मतलब क्या लेंगे हम, बेसिक डियरनेस अलाउंस ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस फीस भी लेंगे, लेकिन इसमें कुछ फीस वगैरह नहीं आई है। तो बेसिक 4,80,000 प्लस डियरनेस अलाउंस 2,40,000 प्लस जो हमारे अलाउंसेस थे टैक्सेबल अलाउंसेस जिसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड टिफिन अलाउंस था वो ऐड कर दिया, तो टोटल आ गई 7,44,000। तो 7,44,000 के ऊपर हमने 15% निकाला, तो ये 15% आ गया 1,11,600। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में और एक इंफॉर्मेशन दी है, देखिए यहाँ पर जो लास्ट है वहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है एकोमोडेशन के लिए। यहाँ पर देखिए रेंट पेड बाय कंपनी फॉर एकोमोडेशन 1,20,000। तो इस एकोमोडेशन के लिए कंपनी कितना रेंट देती है, 1,20,000। तो वो भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना होता है वर्किंग नोट में। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, 1,20,000। तो ये जो दो अमाउंट है 1,11,600 एंड 1,20,000, इसमें से लिस्ट अमाउंट लेनी है, मतलब जो कम है वो लेनी है। तो लिस्ट क्या है, 1,11,600। उसमें हम फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसमें का 10% ऐड कर देंगे, तो वो 5,000 ऐड करके हमारा टोटल वैल्यूएशन आया है 1,16,600। वो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में ले लिया। वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन नोट नंबर 1, 1,16,600। देन हम लेंगे कार का वैल्यूएशन, मोटर कार का, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1,600 सीसी से ज्यादा है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर दे रहे हैं, और जो कार है वो बोथ यूज के लिए पर्सनल एंड प्राइवेट, सॉरी पर्सनल एंड ऑफिस यूज के लिए यूज की जाती है। सो यहाँ पर वैल्यूएशन आएगा 2,400 पर मंथ प्लस ड्राइवर के 900। तो ऐसे दोनों की टोटल करके फिर उसको कितना करना है, हमें इंटू 12 करना है। तो हमने क्या किया, दोनों की टोटल की, तो वो दोनों की टोटल आई 3,300, इन दोनों की टोटल। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी अमाउंट आई है 39,600। तो 39,600 ये आ गया है हमारा कार का वैल्यूएशन। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ। जैसे कि मैंने बताया था आप 10% निकाल के फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आउटर में नील दिखाएंगे तो भी चलेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ यहाँ पर मैंने 10% दिखाया है बेसिक के ऊपर 4,80,000 के ऊपर, या फिर आप उसमें डियरनेस अलाउंस भी प्लस करके देंगे तो भी फुल्ली अमाउंट एग्जम्प्टेड है, तो इसलिए आउटर में क्या आएगा, सिर्फ नील ही आएगा। तो इस तरह से हमने सैलरी के जो आइटम्स थे वो पोस्टिंग कर दिए, अभी हमें टोटल करनी है। तो इन सब की टोटल की हमने, तो जो टोटल आई है वो आई है 9,02,000। उसमें से अभी माइनस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 16 के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कंपलसरी है, मतलब वो एज पर रूल है 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस नहीं होगा क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के नहीं है। एंड प्रोफेशनल टैक्स जो दिया गया है 2,500 वो भी माइनस होगा, यानी कि हमें 9,02,000 में से क्या माइनस करना है, 52,500 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है 8,47,700। तो यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। पहले हमने सैलरी का लिया, अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही इजी था, प्रीवियस ईयर में सेम ऐसा ही पूछा गया था, लेकिन उसमें जो एडजस्टमेंट थी इसमें थोड़ी कम की है। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, रविंद्र, मिस्टर जो रविंद्र है उनका हमें वैल्यूएशन निकालना है हाउस प्रॉपर्टी का। म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,60,000, पेयर रेंट है 3,70,000। इन दोनों में से हम जो हायर फिगर है वो लेते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, अगर स्टैंडर्ड रेंट होता तो वो भी हम लेते। एनुअल रेंट है मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो एनुअल रेंट हमें कंसिडर करना है
देन म्युनिसिपल टैक्स जो है वो हमें लेस करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से और नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स जो है वो कहीं पर भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, मतलब ये जो अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स है वो कहीं पर भी हमें कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो हमें 24 के अंडर डिडक्शन मिलेगी। तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रविंद्र, असेसमेंट ईयर 2024-25। पहले हम निकालते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम लिस्ट ऑफ बिलो टू, जैसे कि मैंने बताया था, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर, दोनों में से बड़ी फिगर जो है वो लेनी है। तो वो है 3,70,000। स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है, नॉट एप्लीकेबल है। सो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, 3,70,000। देन हमें यहाँ पर रेंट रिसीव दिया है, जो एनुअल रेंट है ना वो रेंट रिसीव है। तो एनुअल रेंट जो है वो है 4,80,000। अभी इन दोनों में से हायर फिगर लेनी है, हायर बिटवीन ए एंड बी। तो ये इन दोनों में से हायर फिगर लेनी है, वो है 4,80,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो आई है 4,80,000। अभी इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 36,000 का, तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई है हमारी 4,44,000। अभी हमें 24 के अंडर दो डिडक्शन माइनस करने हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% होता है एनएवी के ऊपर, एनएवी मीन्स नेट एनुअल वैल्यू। तो 4,44,000 के ऊपर हम 30% निकालेंगे, तो वो आ गया है 1,33,200। ये एज पर रूल है, मतलब ये 30% फिक्स अमाउंट है, 30% ही निकालना होता है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, जितना भी इंटरेस्ट होगा उतना माइनस मिलेगा। तो 1,80,000 भी हम माइनस करेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 4,44,000 में से हम ये दो अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया है 1,30,800। यहाँ पर हमारा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम भी बहुत ही छोटा था, बहुत ही इजी था। तो आपको सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड इनकम और बिजनेस से रिलेटेड जो नहीं है वो इनकम पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दिया गया है। उसके क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, गिफ्ट फ्रॉम फादर एंड सन्डे रिसिप्ट है। तो ये जो गिफ्ट फ्रॉम फादर है वो बिजनेस का इनकम नहीं है। तो ये जो है गिफ्ट फ्रॉम फादर, ये हम बिजनेस का इनकम नहीं है। तो या इसलिए जो नेट प्रॉफिट हम लेंगे वहां पर हमें ये क्या करना है, वो हमें लेस करना है। देन डेबिट साइड में सैलरी है, फायर इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है। अरुण पर्सनल एक्सपेंसेस 5,000 है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं होते हैं। टैक्स पेड है 7,000। अभी ये जो टैक्स है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा है कि टैक्स पेड जो है वो सेल्स टैक्स है या फिर इनकम टैक्स है, ये कंफ्यूजन है। अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स है ऐसा करके अगर हम एज्यूम करते हैं, तो इनकम टैक्स क्या होगा, यहाँ पर हमें वो बिजनेस का इनकम नहीं है, तो प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दो एडजस्टमेंट है जिसमें एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें 500 एक्सपेंसेस जो है सेलिंग हाउस होल्ड फर्नीचर, मतलब वो पर्सनल है। तो एडवर्टाइजमेंट के हम 500 क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और जो सैलरी है उसमें इंक्लूड है 16,000 पेड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए 16,000 पेड किए हैं, ऐसा एज्यूम सॉरी ऐसा दिया गया है। सो सैलरी में से हम 16,000 जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस है डोमेस्टिक पर्पज के। सो वो हम भी क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो जो नेट प्रॉफिट है 1,05,000 का, उसमें हम अरुण पर्सनल एक्सपेंसेस 5,000, एडवर्टाइजमेंट के 500, सैलरी के 16,000 ऐड करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर जो टैक्स पेड है वो सेल्स टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स होगा। ऐसा एज्यूम करके इनकम टैक्स भी पर्सनल है, सो ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इनकम फ्रॉम बिजनेस का। कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर अरुण, असेसमेंट ईयर 2024-25।
पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिया, जो यहाँ पर दिया गया था प्रॉब्लम में, 1,05,000 का। यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट है 1,05,000, तो वो हम पहले लेंगे 1,05,000 आउटर के कॉलम में। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें पहले हम लेंगे सैलरी जो डोमेस्टिक पर्पज की है 16,000। देन हम लेंगे एडवर्टाइजमेंट जो हाउस होल्ड फर्नीचर सोल्ड के लिए ली है, वो है 500 की। देन हम लेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस जो अरुण के दिए हैं, मिस्टर अरुण के स्टेटमेंट में 5,000 के डेबिट साइड में, वो लेंगे। एंड टैक्स पेड जो है यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया है कि सेल्स टैक्स है, सो हम इसको इनकम टैक्स समझ के लेंगे, वो भी पर्सनल है, वो 7,000। अभी इन चारों के हम टोटल करेंगे, तो चारों की टोटल जो है वो आ गई है यहाँ पर 28,500। तो 28,500 हमें क्या करना है, प्रॉफिट में ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद टोटल आई है 1,33,500। तो इसमें से हम लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था कि गिफ्ट फ्रॉम फादर ये बिजनेस का इनकम नहीं होता है, सो हमें ये क्या करना है, लेस करना है 4,000 का। तो लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया है 1,29,500। तो यहाँ पर हमारा ये 7 मार्क्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का ये प्रॉब्लम है और ये उसका सोल्यूशन है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें लेना है हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। अभी लास्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो वो भी बहुत ही इजी था। तो देखिए मिस्टर महेश जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी है इनकम एंड सेविंग की। तो पहले ग्रॉस सैलरी दी गई है, तो जब भी ग्रॉस सैलरी दी जाती है ना, तो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके फिर एंड प्रोफेशनल टैक्स माइनस करके फिर हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी होती है। तो पहला हम हेडिंग लेंगे यहाँ पर, कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश असेसमेंट ईयर 2024-25। तो पहला हेडिंग हमने लिया इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हमने ली ग्रॉस सैलरी। तो मैंने एक ही साथ 2 कॉलम किए हैं, एक ओल्ड रिजिम का किया है, एक न्यू रिजिम का किया है। तो ओल्ड रिजिम में ग्रॉस सैलरी जितनी आएगी उतनी ही न्यू रिजिम में आएगी 1,30,000। सिर्फ अभी जो डिडक्शन हमें माइनस करने हैं, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बोथ रिजिम में माइनस होगा, मतलब यहाँ पर भी 50,000 होगा, यहाँ पर भी 50,000 होगा। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स जो है वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में माइनस होगा, न्यू में माइनस नहीं होगा। सॉरी। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो हम सिर्फ ओल्ड रिजिम में माइनस करेंगे, न्यू में माइनस नहीं करेंगे। तो 1,30,000 में से हमने ओल्ड रिजिम में 52,500 क्या किए, माइनस किए। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है इनकम फ्रॉम सैलरी का 77,500 एज पर ओल्ड रिजिम, और न्यू रिजिम में कितना आया है, 1,30,000 में से 50,000 माइनस किए, तो यहाँ पर आ गए हैं 80,000। इस तरह से हमने पहले इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसका कैलकुलेशन कर लिया। अभी नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, वहां पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली लेना है हमें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली लेना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 32,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1,30,000। तो यहाँ पर हमने ले लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 32,000 बोथ रिजिम में, ओल्ड एंड न्यू रिजिम में। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,30,000 यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम में, तो वो भी हमने बोथ रिजिम में ले लिया। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो वो अदर इनकम में आता है। सो हम इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं दिया गया है, तो हमने यहाँ पर डैश कर दिया। जो इनकम फ्रॉम यहाँ पर जो दिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट।
तो वो आया है 30,000, दोनों रिजिम में सेम आएगा 30,000 30,000। अभी हमें क्या करना है, इनकी टोटल करनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकी टोटल करनी है। ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम दोनों में 4 हेडिंग हमने लिए हैं, क्योंकि कैपिटल गेन नहीं दिया गया था, तो कैपिटल गेन में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इनकी टोटल करेंगे, तो 77,500 प्लस 32,000 प्लस 1,30,000 प्लस 30,000, तो इनकी टोटल आ गई है 2,69,500 ओल्ड रिजिम से, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। देन न्यू रिजिम की जो टोटल है वो आ गई है 2,72,000 ओल्ड न्यू रिजिम के। अभी हमें डिडक्शन माइनस करने हैं, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C टू 80U। तो सेक्शन 80 के अंडर डिडक्शन होते हैं, वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलते हैं, न्यू रिजिम में नहीं मिलते। तो मैंने यहाँ पर नील बताया है, तो न्यू रिजिम से हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 2,72,000 ही आएगी। ओल्ड रिजिम में क्या होता है, तो 80 के अंडर डिडक्शन मिलते हैं। तो पहले हम लेंगे 80C, तो 80C में यहाँ पर 2 डिडक्शन है। देखिए हम कहाँ तक आए थे प्रॉब्लम में, हम आए थे बैंक इंटरेस्ट तक, अभी हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट के बाद डोनेशन है, पेड टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये 100% हमें क्या मिलता है, यहाँ पर डिडक्शन मिलता है 80G के अंडर, 20,000 का 80G के अंडर डिडक्शन मिलेगा। देन ही डिपॉजिटेड आरपीएफ 34,000 बोला है, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है 34,000 का, वो 80C के अंडर मिलेगा। ही पेड LIC प्रीमियम 50,000, ये भी 80C के अंडर मिलेगा। तो ये दोनों अमाउंट हम 80C के अंडर लेंगे, आरपीएफ एंड LIC की। देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 20,000 का, वो 80D के अंडर मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिडक्शन माइनस कर रहे हैं 80C से लेकर, तो यहाँ पर 80C के 2 डिडक्शन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 34,000 एंड LIC प्रीमियम 50,000, दोनों मिलाकर 84,000 हम माइनस करेंगे। देन डोनेशन जो है 80G के अंडर, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग का जो है गवर्नमेंट का, वो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था, वो हम ले रहे हैं 45,000, सॉरी डोनेशन गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 20,000 है, 45 नहीं 20,000 है, तो 20,000 लेंगे। देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000 का, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम लेंगे 80D के अंडर 20,000 का। तो यहाँ पर हमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है 80D के अंडर 20,000। इस तरह से हमने डिडक्शन माइनस किए हैं 84,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो आएगी ओल्ड रिजिम से टोटल टैक्सेबल अमाउंट आएगी, तो वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2,69,500 में से हमने ये अमाउंट माइनस की, 1,24,000 की अमाउंट जो है वो हमने माइनस की। तो माइनस करने के बाद हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजिम से आया है 1,45,500 और न्यू रिजिम से आया है 2,72,000। तो यहाँ पर हमें रूल के हिसाब से जो ओल्ड रिजिम है उसका लिमिट है 2,50,000 का, मतलब 2,50,000 से अगर कम अमाउंट होगी तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर 1,45,500 आई है, तो ये जो एसएससी है इनको टैक्स नहीं देना है ओल्ड रिजिम से। और न्यू रिजिम की जो लिमिट है वो 3 लाख की है, तो 2,72,000 आए हैं, तो उन्हें न्यू रिजिम से भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है, आप ना मेंशन नहीं करेंगे इस तरह का टेबल तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लिख दीजिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओल्ड रिजिम से 0 से 2,50,000 तक क्या है, नील है। सो टैक्स क्या आएगा, नील आएगा ओल्ड रिजिम से। और न्यू रिजिम से भी 0 से लेकर 3 लाख तक नील है, सो यहाँ पर नील आएगा। मतलब ये जो एसएससी है उनको अगर वो बोथ रिजिम मतलब न्यू अप्लाई करेंगे या फिर ओल्ड अप्लाई करेंगे तो दोनों भी रिजिम से उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है, क्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का ओल्ड एंड न्यू, इस तरह से बोथ रिजिम से। तो पहले हमने कैलकुलेशन किया
इनकम फ्रॉम सैलरी निकाला, देन हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐड कर दिए, ग्रॉस टोटल इनकम निकाला। देन न्यू रीजन से कौन से भी डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ओल्ड रीजन से 80 के अंदर डिडक्शन मिलते हैं, वो डिडक्शंस हमने माइनस किए, जैसे कि LIC प्रीमियम है, RPF है, देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, एंड डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन मैं आपको सभी सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। और सभी स्टूडेंट जो अभी TY BCom के स्टूडेंट है, जो जिनके अभी रेगुलर स्टूडेंट है जो, तो उनको सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैक्सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि उनको 6 सेमेस्टर में टैक्सेशन का पेपर है। सिर्फ जो अभी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा 2025-26, तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम के प्रॉब्लम जो है वो अपडेट करने वाली हूँ। बाकी सैलरी के प्रॉब्लम, हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम, बिजनेस के प्रॉब्लम, वो जो गिवन प्लेलिस्ट है उसमें से फॉलो कर सकते हैं। मैं उन तीनों टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है। देन हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो मैंने लास्ट में किया है। तो यहाँ पर हमने पहले सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये सैलरी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देन ये हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, और ये हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देन ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का सॉल्यूशन है। एंड लास्ट वन, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का। तो यहाँ पर SSC की जो अमाउंट है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, वो जो गिवन लिमिट है उससे कम आई है। तो ये जो SSC है उनको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना है। आप डायरेक्टली वर्किंग नोट देंगे तो भी चलेगा, ये टेबल या चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ। अमाउंट 1,45,500। ओके, थैंक यू।